बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है माई नेटवर्क 777, ये किसी साहब का अकाउंट है। तो ये लिखते हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन से प्राइस पर कोई फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो समझ लें कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या होता है। कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है किसी चीज़ की बर्थ या किसी इंसान की बर्थ भी कह सकते हैं। तो जिस जगह उसकी बर्थ होगी वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा। अगर किसी बंदे की बर्थ सऊदी अरब में हुई है तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन सऊदी अरब होगा, लेकिन अगर उसके बाद वो अमेरिका जाके शिफ्ट हो गया और वहीं पे उसने उम्र गुजारी है, उसके पास अमेरिकन नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी उसकी अमेरिकन हो सकती है लेकिन उसका ओरिजिन जो है वो सऊदी अरब ही काउंट होगा। तो इसी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज में भी कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है। तो पहले गुड्स को देखते हैं कि अगर गुड्स हैं तो जिस जगह वो पैदा हुई हैं यानी कि बनी है वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा। और सर्विसेज को अगर देखें तो जिस जगह सर्विसेज का मेन ऑफिस है यानी वो कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसका जो हेड ऑफिस होगा वो कंट्री ऑफ ओरिजिन ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि अगर एक फ़िल्म है जो कि इंटरनेशनली रिलीज़ हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों में, तो उस फिल्म का कंट्री ऑफ ओरिजिन जिस जगह उस कंपनी का जिसने वो फिल्म बनाई है उसका हेड ऑफिस होगा, उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन ट्रीट किया जाएगा। अब हो सकता है कि उस फिल्म की शूटिंग मल्टीपल कंट्रीज़ में हुई हो, तो वो जिस कंट्री में फ़िल्म बनी है वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं होगा, बल्कि उसकी जो कंपनी का हेड ऑफिस होगा उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन ट्रीट किया जाएगा। तो सर्विसेज में जो भी ऑफिस होगा उसको कंट्री ऑफ ओरिजिन ट्रीट किया जाएगा। गुड्स में जिस जगह वो बन रही हैं वहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन ट्रीट किया जाएगा, और इंसान के लिए जिस जगह वो पैदा होगा वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा। तो अब आते हैं इनका जो क्वेश्चन था कि कंट्री ऑफ ओरिजिन से प्राइस पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो इसके दो जवाब हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन से प्राइस पर फ़र्क पड़ता था और अभी कंट्री ऑफ ओरिजिन से प्राइस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये देख लें कि जो प्राइस है वो दो चीज़ों पे बेस कर रही होती है। जब भी हम कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो इट मीन्स कि ये इंपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो किस कंट्री की है। वो मेड इन चाइना हो सकती है, मेड इन जापान हो सकती है, मेड इन यूएसए या किसी भी मेड इन सम कंट्री हो सकती है। तो इट मीन्स कि वो बाहर से आ रही है, इंपोर्ट हो रही है। तो अब इंपोर्ट में जब कोई आइटम आएगी जिसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन इन्वॉल्व होगा तो उसमें दो चीज़ें काउंट करती हैं। नंबर एक इधर रख लें मेरे पास, चूँकि अभी वाइट बोर्ड नहीं है, प्राइस, एंड नंबर टू फ्रेट। तो अब देखें कि प्राइस को पहले देख लेते हैं। प्राइस में फिर दो चीज़ें आती हैं कि क्या वो क्वालिटी कॉन्शियस प्रोडक्ट है या कि प्राइस कॉन्शियस प्रोडक्ट है। क्वालिटी और प्राइस कॉन्शियस प्रोडक्ट वो होती हैं कि जैसे जो आपकी प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम्स होती हैं, जो आपके कोर रॉ मटेरियल होते हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, और जो आपकी नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम होती हैं वो प्राइस कॉन्शियस होती हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो दी हुई है पीछे। अब अगर तो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप क्वालिटी कॉन्शियस होंगे। जैसे अगर आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं अगर वो जर्मन ओरिजिन से भी आ रहे हैं और इंडिया से भी आ रहे हैं सेम आइटम, तो आप जर्मन के मटेरियल को परचेज़ करना पसंद करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। या अगर आप जर्मनी की कोई मशीन ख़रीदना चाहते हैं और वो चाइना में भी बन रही है तो आप जर्मनी से ख़रीदना चाहेंगे। अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस है तो फिर आप जर्मनी में जाएंगे, और अगर आप प्राइस कॉन्शियस हैं तो फिर आप चाइना में जाएंगे। तो अब आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं कि प्राइस कॉन्शियस हैं, ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट आपके प्रोडक्शन रिलेटेड है या कि नॉन प्रोडक्शन है। अगर प्रोडक्शन है तो डेफिनेटली आप क्वालिटी पर इन्हिसार करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हो ताकि जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। और अगर वो नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम है, जैसा कि आपने कोई फर्नीचर ख़रीद लिया, कोई आईटी की आइटम ख़रीद ली, कुछ जनरल यूज़ की कोई चीज़ है, तो आप कहेंगे ठीक है यार, इसकी कंफर्ट भी उतनी है, इसकी कंफर्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर जिसकी प्राइस कम है वो ले ली जाए। जैसे अगर मल्टी फोम का गद्दा भी उसी प्राइस में आ रहा है, डायमंड फोम का भी आ रहा है, तो अगर इनमें से कोई एक बंदा
अपनी कीमत को थोड़ा कम करेगा तो आप कहेंगे बस इससे ले लो जिसकी कीमत कम है, क्योंकि दोनों गद्दे ऑलमोस्ट एक ही कंफर्ट के हामिल है। तो अब ये तो हो गया प्राइस रिलेटेड फैक्टर कि आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी साइड पर है फ्रेट। तो अब फ्रेट में बहुत ज़्यादा आप सेविंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ यूएसए से इंपोर्ट हो रही है तो उस पर ज़्यादा फ्रेट आएगा, और अगर कोई चीज़ आपके साथ ही ईरान से आ रही है, इंडिया से आ रही है, चाइना से आ रही है, तो उस पर कम फ्रेट आएगा। तो ये जो फ्रेट का डिफरेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर सेम क्वालिटी की चीज़ है या सेम कंफर्ट की चीज़ है, आप जिस साइड पे भी जाएं, तो अब यही चीज़ अगर हम दूर डेस्टिनेशन से लेंगे तो उसमें क्या फ्रेट आएगा, और नज़दीक वाली डेस्टिनेशन से लेंगे तो उसमें क्या फ़र्क आएगा। तो यहाँ पर कुछ आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। शुरू में मैंने कहा था कि पहले कंट्री ऑफ ओरिजिन से फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। तो अब देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल था और अब क्यों नहीं हो रहा। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद डिटेल बनाऊँगा, मे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। देखिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त यूरोप में जर्मनी जो था वो मशीन का मेन मैन्युफैक्चरर था। यानी मशीन को जब भी मशीन का नाम लिया जाता है तो जर्मनी स्टैंडर्ड है क्वालिटी के लिए। जर्मन की मशीन बहुत सदियों से मशहूर चली आ रही है और अभी तक उसकी क्वालिटी, यानी जिस जगह भी क्वालिटी की बात होती थी और मशीन की बात होती थी तो जर्मन नंबर 1 है। शुरू में यानी कि आप पीछे 2 सदियाँ पीछे अगर चले जाएं तो उस वक्त आबादी कम थी, लोगों की ज़रूरियात कम थी, तो इसी तरह से प्लांट, मशीनरी और जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनकी कंजम्पशन कम थी, उनकी डिमांड भी कम थी। मतलब थोड़े से लोगों को थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उस वक्त जर्मन और यूरोप जो है वो इन्वेंशन में टॉप पर थे। वहाँ पर बनने वाली अशिया जो थी वो क्वालिटी की हाईएस्ट स्टैंडर्ड की होती थी। तो अब दुनिया में जितने भी ममालिक थे और जितने भी लोगों की ज़रूरत थी, वो जब भी कुछ ख़रीदना चाहते थे तो वो क्वालिटी को प्रेफर करते थे और देर बाद चीज़ों पर बिलीव रखते थे। तो वो जर्मन मेड या फिर जर्मन के बाद फिर इंग्लैंड मेड इन फ्रांस और इस तरह से यूरोपियन जो दूसरे कंट्री थे उनकी बनी हुई चीज़ों को प्रेफर करते थे और उनकी प्राइस हाईएस्ट प्राइस होती थी और वही दुनिया में चीज़ें चल रही थी। फिर आबादी बढ़ती गई आस्ता आस्ता और बड़ी लोगों की कंजम्पशन बढ़ गई चीज़ों की। इसको इस तरह से समझें कि जैसे 1950 में अगर पाकिस्तान की पूरी आबादी 5 करोड़ की थी तो उस वक्त 100 फ्लोर मिलों की ज़रूरत थी। तो वो 100 फ्लोर मिलें जब लगेंगी तो वो कहेंगे कि ये जर्मन से इंपोर्ट कर लो, वहाँ की मशीनरी टॉप क्लास है, तो वो 100 मिलें जर्मन से इंपोर्ट कर ली जाएंगी। लेकिन अब अगर वही सिचुएशन हो तो अब आबादी जो है वो 25 करोड़ तक जा पहुँची है। तो अब क्या होगा कि अब आपको 250 फ्लोर मिलें चाहिए। तो जब आप 250 फ्लोर मिलों को ऑर्डर करेंगे जर्मनी को, और इसी तरह से दुनिया के दूसरे कंट्री से भी जिनकी आबादी सबकी बढ़ चुकी है, तो अल्टीमेटली सबकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब लोग जर्मनी को ऑर्डर करेंगे तो वो अपने हाथ खड़े कर लेंगे वहाँ पे मैन्युफैक्चर। वो कहेंगे हमारी इतनी प्रोडक्शन नहीं और हम इतनी ह्यूज प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ना एक्सपेंशन में फौरी जा सकते हैं, तो हम ये आपको कैटर नहीं कर सकते, हम आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तो अब दुनिया ने तो चलना है, तो अब क्या होगा कि अब वो जर्मन या यूरोपियन कंट्री जहाँ पे ये डिमांड जा रही है टॉप क्लास मशीनरी के लिए, तो वो सोचेंगे कि यार हम अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि इनमें से जो लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं वो प्रायोरिटी पे आ जाएं, वो हमसे ख़रीद लें और बाकी जो है प्राइस ज़्यादा होने की वजह से ड्रॉप कर दें अपने ऑर्डर। तो वो अपनी प्राइस को हाई कर लेंगे और उस प्राइस को जो पे करेगा वो परचेज़ कर लेगा। अब वो सोचेंगे कि यार वो जो लोग जिन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं अपने ऑर्डर, ज़रूरत तो उनको भी है, तो लेकिन वो इतनी हाई प्राइस पे नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम किसी लो कॉस्ट कंट्री जहाँ पे लेबर चीपर हो, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रही हो, तो हम वहाँ पे अपने इसी प्रोसेस को यानी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर दें। वहाँ पे हम अपना कोई प्लांट खोल लें या किसी की कोलैबोरेशन से कोई प्लांट खोल लें, तो हम वहाँ पर एक प्लांट लगा लेते हैं और वहाँ पे उस बजट के अंदर जो कि लो प्राइस है वहाँ पे हम कुछ मशीनें बना के इन लोगों को भी हम सप्लाई कर दें ताकि सारे कस्टमर ही हमारी मशीनें यूज़ करें। जो हाई कॉस्ट पे कर सकते हैं वो हमसे ले लें जर्मनी से, और जो लो कॉस्ट पे कर सकते हैं वो हम किसी और जगह दुनिया में प्लांट लगाते हैं और वहाँ से
उनको डिलीवर करवा देंगे। तो इस तरह से जितने भी यूरोपियन मैन्युफैक्चरर होंगे जो हाई एंड मशीनरी बना रहे थे, उन्होंने अपने प्लांट जापान और इस तरह दूसरे मुल्कों में लगाने शुरू कर दिए। तो हम पहले जापान की एग्जांपल लेते हैं। तो अब वो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर जापान में आ गए, उन्होंने वहाँ पे उसका आइटम का वो जो भी बना रहे थे उसका 2 नंबर आइटम यानी कि लो प्राइस आइटम, लो क्वालिटी आइटम बनाना शुरू कर दिया। तो अगर आप देखें 1950 के करीब तो जापान में जितनी भी गाड़ियाँ बन रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहा था और जो जो चीज़ें भी उन्होंने बनानी शुरू की वो जर्मन और यूरोपियन आइटम्स की कॉपी होते थे। यानी उसको जापान की आइटम्स को ये कहा जाता था कि ये 2 नंबर आइटम है। और मुझे याद है कि 70, 80, 90 में जो लोग उम्रा हज पे जाते थे या सऊदी अरब और दुबई में जो लोग काम करते थे, वो जब भी अपने घरों को आते थे तो वो नेशनल की आयरन इस्त्री करने के लिए, नेशनल की टेप रिकॉर्डर या VCR या जूसर, ब्लेंडर, इस तरह के जापानीज ब्रांड की चीज़ें अपने घरों में लेके आते थे। और ये वो दौर था जब जापान को 2 नंबर आइटम बनाने में यानी कि चीपर, लो कॉस्ट आइटम बनाने में मशहूर था जापान। अब जिस वक्त जापान को 2 नंबर आइटम बनाने में एक्सपर्ट समझा जा रहा था, उस वक्त यूरोप, अमेरिका जो था वो नंबर 1 बनाने में मसरूफ़ था। तो अब 2000 के करीब जापान 2 नंबर आइटम से निकल के 1 नंबर आइटम में चला गया। और जो वो लोग जो एडवांस कंट्री थे, यूरोप था, अमेरिका, वो 1 नंबर आइटम से निकल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चले गए। यानी वो जो कुछ यूरोप और अमेरिका में बन रहा था वो वहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दी और उसी टेक्नोलॉजी में फर्दर रिसर्च डेवलपमेंट शुरू कर दी, इनोवेशन पैदा करने शुरू कर दी और इनोवेशन को उन्होंने आगे दूसरे मुल्कों को सेल करना शुरू कर दिया बजाय कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करें। तो अब सारा यूरोप, अमेरिका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे लग गया और मैन्युफैक्चरिंग चली गई जापान और इस तरह दूसरे मुल्कों में। और अब जापान 1 नंबर चीज़ें बनाना शुरू हो गया और जो 2 नंबर चीज़ें जापान में बनती थी उसको ट्रांसफ़र कर दी गया चाइना में। तो 2000 के बाद अगर आप देखें तो चाइना जो था वो 2 नंबर आइटम बनाने में मशहूर हो गया कि दुनिया की जो भी सस्ती से सस्ती चीज़ आपने बनवानी है वो चाइना से बनवा लें, वो आपको दुनिया की किसी भी चीज़ की कॉपी कर देगा और वो इतनी सस्ती होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से 2000 से ऑनवर्ड चाइना 2 नंबर चीज़ें बनाना शुरू हो गया और जापान जो है 1 नंबर चीज़ें बनाना शुरू हो गया और यूरोप, अमेरिका जो है वो चीज़ें बनाना उन्होंने बंद कर दिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू इन्वेंशन और जो ऑलरेडी चीज़ें बनी थी उसमें इनोवेशन पैदा करने के लिए उन्होंने अपना काम करते रहे। अभी भी आप देखें, इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बैंकिंग है और सर्विसेज इंडस्ट्री है। पूरा इंग्लिस्तान जो है वो सर्विसेज इंडस्ट्रीज पे चल रहा है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। अभी अगर आप करंट सिचुएशन को देखें 2019 की, तो चाइना जो कि 2 नंबर 20 साल पहले 2 नंबर चीज़ें बनाने में मशहूर था, अब वो 1 नंबर चीज़ें यानी कि ओरिजिनल चीज़ें बनाना शुरू हो गया। अगर आप दुनिया का सबसे मशहूर मोबाइल देखें जो कि एप्पल है और सबसे कीमती मोबाइल है दुनिया का, बेशक सैमसंग और दूसरे मोबाइल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो, लेकिन जो ब्रांड लॉयल्टी है, जो प्रायोरिटी है लोगों की, वो एप्पल है। और एप्पल चाइना में बनता है, हो सकता है कुछ लोगों को नाम पता हो। तो एप्पल जो कि अमेरिकन ब्रांड है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। इस तरह और बहुत सारी कंपनियां हैं, लैपटॉप बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की और चीज़ें बन रही हैं। मतलब वो दुनिया की सब चीज़ें, वो ब्लैक एंड डेकर जो कि यूरोप में बनता था वो चाइना में बन रही हैं। दुनिया की ऑलमोस्ट सब बड़ी कंपनी ने चाइना में अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज चीपर हैं, कॉस्ट कम आती है, लेबर सस्ती है और फ्रीडम है उनको काम करने के लिए, ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट है। दुनिया के बहुत सारे बड़े ब्रांड जो हैं, जो टॉप क्वालिटी ब्रांड थे, जो 1 नंबर ब्रांड जिनको कंसिडर किया जाता है, जैसे लाइक एप्पल, तो वो चाइना में बन रहे हैं। तो इट मीन्स कि अब वो जो जापान का नंबर 1 चीज़ें बनाने का जो क्रेडिट था वो चाइना में जा चुका है। तो अब चाइना दुनिया की टॉप चीज़ें बना रहा है और वो जो 2 नंबर चीज़ें चाइना में बन रही थी वो उसने निकाल कर लोगों को, जैसे मलेशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, दूसरे जगहों पे ट्रांसफ़र कर दी हैं कि आप ये 2 नंबर कॉपी करें और 2 नंबर चीज़ें, टेक्नोलॉजी हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे या आप जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो सर्किट्स हैं, वो हम आपको देंगे और आप इसके चीपर वर्जन बना के खुद ही बनाएं, असेंबल करें और अपने मुल्कों में बेच दें
और इसकी एग्जांपल है ये, जैसे अगर आप टीवी देखें LED LCD और इस तरह के AC बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी चीज़ें बन रही हैं, ये सब चीज़ें लोकली बन रही हैं या असेंबल हो रही हैं, या तो इनके बहुत थोड़े से कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं चाइना से और लोकली असेंबल हो जाते हैं, या टोटली यहाँ पे बनते हैं और यहीं पे असेंबल हो जाते हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी वहाँ से ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इट मीन्स कि अब चाइना 1 नंबर पे आ गया और चाइना ने 2 नंबर वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो डिफरेंट मुल्कों को दे दी कि आप हमसे लेके या ख़ुद करके इस तरह से तो हमें रॉयल्टी देते जाओ और अपने अपने मुल्क में बनाओ और सेल करते जाओ। तो अब आप देखें कि ओरिजिन किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है कि 2 सदियाँ पहले ये सारा यूरोप के पास था, जर्मनी स्पेशली, फ्रांस, इटली, इंग्लिस्तान, तो इनके पास 1 नंबर प्रोडक्ट होती थी और वही दुनिया में कंज्यूम होती थी, और जिस जगह भी ज़रूरत होती थी तो वो मेड इन जर्मनी, मेड इन इंग्लैंड, उसको इस तरह से कंट्री ऑफ रीजन को ट्रीट किया जाता था, उसको प्रेफरेंस दी जाती थी। उसके बाद ये कंट्री ऑफ रीजन ट्रांसफ़र हो गया जापान की तरफ से, जापान से चाइना, चाइना से फिर बाकी मुल्कों में फैल गया। तो अब अगर आप कंट्री ऑफ रीजन पे कॉस्ट सेविंग करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। आप जब प्रेफरेंस में जाते हैं, जब ब्रांड में जाते हैं कि हमें ये क्वालिटी और ये ब्रांड चाहिए, तो उसमें एप्पल की एग्जांपल जैसे मैंने दी कि आप कहेंगे कि हमें जो दुनिया का टॉप ब्रांड है मोबाइल में वो चाहिए, तो वो तो चाइना में बन रहा है। तो अगर वो चाइना में बन रहा है और उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना, तो इट मीन्स के ओरिजिन की प्रेफरेंस ख़त्म हो चुकी है। तो अब आप उस कॉस्ट सेविंग पर तो नहीं जा सकते, तो अब आप देखेंगे कि अच्छा अब फ्रेट की जो दूसरी साइड है कि आप फ्रेट में कुछ सेविंग कर लें, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप फ्रेट में कुछ कॉस्ट सेव कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस्ट जो है ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट होगी। लेकिन हाँ यस, ये यहाँ पर आप कुछ कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं थ्रू अपने फ्रेट फॉरवर्डर से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपने सप्लायर से कह सकते हैं कि वो आपको FOB के अंदर जो भी कॉस्ट ऐड हो रही है फ्रेट की वो बता दे, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि कितनी आ रही है। और ये जो FOB है, एक्स वॉक्स है, एक्स फैक्ट्री है, C&F है, ये इन कोर टर्म का एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो इंटरनेशनल ट्रेड में टर्म्स यूज़ होती हैं फ्रेट के लिए। तो इंशाल्लाह इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ये काफ़ी डिटेल सब्जेक्ट है। और अभी जो आज का टॉपिक है, तो मैं समझता हूँ कि पहले आप कंट्री ऑफ रीजन पे कॉस्ट सेविंग कर सकते थे, लेकिन करंट टाइम में अभी जो दौर चल रहा है यहाँ पे कंट्री ऑफ रीजन का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। हाँ, कंट्री ऑफ रीजन के सर्टिफिकेट की ज़रूर होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि वो टैरिफ के लिए ज़रूरत पड़ती है। जिस जगह भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जब आपकी गुड्स उस मुल्क में एंटर होती हैं तो वहाँ पे जो आपका कंट्री ऑफ रीजन का सर्टिफिकेट होता है कि ये मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हैं, तो उसकी बेस पर वहाँ पे टैरिफ डिसाइड होता है कि क्या उन्होंने कोई डंपिंग ड्यूटी या कोई स्पेशल टैरिफ इस पर लगा रखा या इसको रिलैक्सेशन दे रखी है आपकी चीज़ों को। जैसे कि अगर आप फेवरेट नेशन में हो और आपके ऊपर उन्होंने ड्यूटी रिलैक्स की हो, मतलब अगर किसी और मुल्क में ड्यूटी 10% लगी हुई और हो सकता है आपकी आइटम के सेम आइटम पे 5% हो या 0 हो, तो इसलिए फिर कंट्री ऑफ रीजन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है कि ये उस टैरिफ में आता है जो इनके लिए डिसाइड है। और इसी तरह से जब इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर भी कंट्री ऑफ रीजन का सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टैरिफ डिसाइड होना होता है कि इस पे ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर किस हिसाब से एप्लीकेबल होगा। तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फैक्ट्री समझेंगे। अगर फिर भी कोई एम्बिग्विटी हो, कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपके ज़हन में किसी व्यूअर के कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।